हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या कैसे करने वाले हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर देन जस्ट अ फ्रेमवर्क फॉर अ गवर्नमेंट. It's a document that limits the government's power and ensures a democratic system where citizens have protected rights. Part third of the Constitution lists the fundamental rights and outlines the limitation of these rights. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सिर्फ ये नहीं बताता कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, गवर्नमेंट क्या काम करेगी, सिर्फ ये नहीं बताता, उसमें हमारे सिटीजन्स को थोड़े से प्रोटेक्टेड राइट्स भी दिए गए हैं कि क्या चीज गवर्नमेंट पास नहीं कर सकती। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा तो था ना कि बेसिक रूल्स बनाए गए हैं, गवर्नमेंट को सारी पावर दी गई है, लेकिन उन पे थोड़ी सी लिमिटेशन भी लगाई गई है। क्या करके? लोगों को राइट्स देकर सरकार पर क्या लगाई गई है? लिमिटेशंस लगाई गई हैं, है ना। वो जो राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में लिखे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में ये राइट्स लिखे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको अगर थोड़ी सी स्पीड धीरे लग रही हो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। अपनी स्पीड में जाके वहाँ कॉर्नर में सेटिंग का साइन होगा, तो आप उसमें जाके स्पीड बढ़ा सकते हैं 1.5, मतलब जितने पे आपको सुइटेबल लगे आप उतने पे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, हमारी ये जो राइट्स है वो लिमिटेशंस होते हैं किनके ऊपर? हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, कि गवर्नमेंट इन्हें ट्रेसपास नहीं कर सकती, मतलब गवर्नमेंट हम पर तानाशाही नहीं कर सकती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल ऑफ राइट्स, हमारे बिल ऑफ राइट्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है? बिल ऑफ राइट्स होता क्या है? सबसे पहले ये तो जाने कि राइट्स, बिल ऑफ राइट्स होता क्या है। A list of rights mentioned and protected by the Constitution is called a Bill of Rights. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ राइट्स लिखे गए हैं जिनको हम, जो प्रोटेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उन्हीं को हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अ लिस्ट ऑफ राइट्स, जो बहुत सारे राइट्स की डेफिनेशन मतलब मेंशन किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसी को हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। इट prohibits the government from acting against the rights of individuals and provides a remedy if these rights are violated. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है हमारे इन राइट को प्रोहिबिट नहीं कर सकती, मतलब इनको ट्रेसपास नहीं कर सकती, ये राइट हमसे नहीं छीन सकती। और अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा करती है या कोई भी ऐसा करता है कि हमारे राइट छीनने की, वियोलेट करने की कोशिश करता है, तो हमारे पास ये भी राइट होता है कि हम उस पर्सन को या गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं? पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। किसके द्वारा? हमारी जुडिशरी के द्वारा हम उनको पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। ठीक है, in a democracy it is essential to ensure that individuals have certain rights and that the government recognizes and protects them. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडिविजुअल को, मतलब देश में जितने भी व्यक्ति हैं सभी को राइट्स देती है और गवर्नमेंट को ये इंश्योर कराती है कि गवर्नमेंट को उसे प्रोटेक्ट करना है और उसको वो ट्रेसपास नहीं कर सकते। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में द डिमांड फॉर अ बिल ऑफ rights was made as far back as 1922 by a committee headed by मोतीलाल नेहरू। तो ये प्लीज याद कर लेना कि सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स की मांग 1922 में एक कमेटी ने की थी। तो वो उन कमेटी के हेड कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे। जो नेहरू, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके पिताजी का नाम है मोतीलाल नेहरू जी। तो उन्होंने 1922 में सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स की मांग की थी। प्लीज ये याद कर लेना कि सबसे पहले किसने मांग की थी? बिल ऑफ राइट्स की। ठीक है, तो बिल ऑफ राइट्स आपको समझ आ गया होगा। बिल ऑफ राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और इनको कोई भी ट्रेसपास नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी नहीं। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हमारे फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? द राइट्स लिस्टेड इन and especially protected by the constitution are called fundamental rights. जो भी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं उनको हम हमारे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, क्योंकि
उनको गवर्नमेंट ट्रेसपास नहीं कर सकती और वो सभी लोगों को इक्वली, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, चाहे कोई भी है, हमारे देश का नागरिक है, तो उसको वो राइट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ठीक है, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी लीगल राइट्स बिकॉज, मतलब और जो राइट्स हैं उनसे अलग है ये राइट्स, क्योंकि ये ऐसे राइट्स हैं इनको चेंज करना बहुत 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 मुश्किल है। हमने ये पढ़ा था ना, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो हमारा ये जो रिजिड वाला एरिया है ना, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं कि इनको बदलना बहुत मुश्किल है, मतलब ये सभी के पास होंगे ही होंगे, इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, फंडामेंटल कहा जा रहा है। ठीक है, दे आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी 2 सेकेंड, दे आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड किए गए हैं ये सारे राइट्स हमें। दे कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो ये जो ऑर्डिनरी लॉ ला दिया जाता है कि हाँ भाई ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, ऐसे हमारे ये फंडामेंटल राइट्स चेंज नहीं हो सकते। अगर फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पूरा अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा अगर हमें क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है। तो समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है कि फंडामेंटल राइट्स इतना प्रोटेक्टेड है कि उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। द जुडिशरी हैज द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स फ्रॉम वियोलेशन बाय एनी गवर्नमेंट एक्शन। तो हमारी जुडिशरी को ये काम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि आप क्या करोगे, इन राइट्स को प्रोटेक्ट करोगे वियोलेशन होने से, मतलब कोई भी गवर्नमेंट इन राइट्स को छीन ना सके नागरिकों से। ये हमारा किसको काम दिया गया है, जुडिशरी को। जुडिशरी ये सब देखती है कि कोई गवर्नमेंट ऐसा लॉ तो नहीं बना रही जिनसे राइट्स छीन रहे हो लोगों के, तो ये सब कुछ हमारी जुडिशरी देखती है। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 कैटेगरीज मतलब 6 फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। तो अब हम एक एक करके वही सारे राइट्स पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वालिटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर हम क्या क्या हैगा। ठीक है, तो इंश्योरिंग फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब राइट टू इक्वालिटी मतलब देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, छोटे हैं, बड़े हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कोई भी है, सभी लोगों को कैसा ट्रीट किया जाएगा, सरकार के द्वारा इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा लॉ होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। मैं पॉइंट्स में इसलिए लेके आई हूँ, आप एज इट इज ये पॉइंट उठा के अपने एग्जाम में लिख सकते हो। एक बार आप समझ लो, उसके बाद ये पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं, उसके बाद आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो प्रॉपर 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ, मतलब जो इक्वालिटी है वो लॉ के ऊपर है, मतलब लॉ कोई भी बनता है उसमें इक्वल सबको माना जाएगा। ये नहीं कि एक इंसान को बड़ा बोला जाए, एक इंसान को छोटा बोला जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, सरकार की नजर में हर कोई इक्वल होगा, हर कोई मतलब हर कोई। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब ये नहीं कि एक अधिकार इस व्यक्ति को दे दिया है और इस व्यक्ति को नहीं दिया, इसको जो अधिकार मिलेगा वही अधिकार इसको भी मिलेगा, क्योंकि बोथ आर इक्वल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की नजर में सब लोग इक्वल है। ठीक है, प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया जा सकता, किसी के अधिकार नहीं छीने जा सकते, चाहे वो किसी भी सेक्स का हो, चाहे किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, वो कहीं का भी हो, उसको मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। इक्वल एक्सेस मतलब वो कहीं भी जा सकता है, वो होटल्स में जा सकता है, शॉप्स में जा सकता है, प्लेसेस में जा सकता है, वर्शिप करने के लिए कहीं भी जा सकता है, मतलब सभी लोग इक्वल है हर जगह के लिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपने पास कर रखी है 12th, किसी और बंदे ने पास कर रखी है 12th, तो इसको भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जितनी इसको मिले। ये नहीं कि भाई इसको हायर पोजीशन दे दो क्योंकि इसकी कास्ट ऊंची है, इसको लोअर पोजीशन दे दो क्योंकि इसकी कास्ट नीची है, ऐसा नहीं होता। बोथ आर इक्वल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट। ओके,
अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, कुछ लोगों को अछूत माना जाता था, उन्हें नीचे ही रखा जाता था, उन्हें कभी भी इक्वालिटी पे नहीं लाया जाता था। तो ये सब कुछ हटाया जाए और सभी को मतलब अनटचेबिलिटी से हटाया जाए कि भाई सभी छूने लायक है, ऐसा कोई नहीं है, सभी लोग इंसान ही है, वो भी इंसान है और तुम भी इंसान हो, तुम भी बराबर वो भी बराबर। तो ये नहीं है कि वो अछूत है, सभी लोग इक्वल है, ठीक है। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब सभी लोगों के टाइटल्स पे, चाहे मतलब वो उसने जितनी पढ़ाई कर रखी है, जितने का वो हकदार है, जितने का वो योग्य है, उतना उसको मिलेगा। मतलब सिंपल मीनिंग ये है कि राइट टू इक्वलिटी में हर चीज में बराबरी देखी जाएगी, कि सभी लोग क्या होंगे, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारा है नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 to 22 में लिखा हुआ है, द एसेंस ऑफ लिबर्टी, मतलब हमको कितनी स्वतंत्रता दी गई है, वो सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं, हमारे राइट टू फ्रीडम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे मैं बताती हूँ कि राइट टू फ्रीडम के अंदर क्या क्या होता है। दिस राइट इंक्लूड सेवरल की फ्रीडम्स, हमारे मतलब इस राइट में क्या दे रखी है, बहुत सारी तरीके की फ्रीडम दे रखी है कि हम किस चीज में स्वतंत्र है, हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबसे पहली बात कि हम लोग कुछ भी हमारे मन में आता है तो हम वो चीज सामने रख सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे एक राजा है ना, उसकी प्रजा उसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोल सकती थी, चाहे राजा कुछ भी बोल कर ले। लेकिन आज के टाइम पे हमें क्या दे रखा है, स्पीच का, एक्सप्रेशन का अधिकार दे रखा है, हमें स्वतंत्रता है, हमें कोई चीज बुरी लग रही है तो हम वो बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता, ठीक है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, तो हम लोग, हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं बिना लड़ाई झगड़े के, हम आराम से कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इस चीज की हमें क्या है, फ्रीडम दे रखी है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, हमें फ्रीडम है कि हम एक ग्रुप बना ले कि हाँ भाई सरकार के ऊपर डिस्कशन करने के लिए कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो हम ग्रुप बना सकते हैं। ये नहीं कि सरकार हमें रोक दे कि भाई तुम ग्रुप नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं, ये भी हमें अधिकार दे रखा है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब हम पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं फ्रीली, कोई हमें रोक नहीं सकता है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके रिसाइड कर सकते हैं, रह सकते हैं, हम कहीं भी जाके सेटल हो सकते हैं, क्योंकि हम नागरिक है भाई, हमें स्वतंत्रता है, हम कहीं भी जाके रह सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हमें कोई भी काम करने में अच्छा लगता है, हम वो काम कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि इलीगल काम करने लगो, ये नहीं कि कोई भी प्रोफेशन, अच्छा प्रोफेशन है आप वो चीज कर सकते हो, ये नहीं कि भाई आपके अंदर योग्यता है लेकिन कोई आपको रोके कि भाई आप इस जाति के हो तो आप ये नहीं कर सकते, आपको स्वतंत्रता है, आप भारत के नागरिक हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आपको हर तरह की फ्रीडम है, आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ भी करो, मंदिर में पूजा करो, मस्जिद में तो कुछ भी करो, मतलब हर चीज की स्वतंत्रता आपको मिल रखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हमारा राइट टू फ्रीडम जो राइट था ना, ये जो राइट पढ़ा है हमने राइट टू फ्रीडम, तो इसी का नेक्स्ट पार्ट है ये हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब जो भी बंदा है अगर वो जेल में भी बंद है तो उसके पास भी फ्रीडम होती है इस चीज की कि भाई कोई उसे मार पीट नहीं सकता। चलो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये आर्टिकल हमारे 21 में लिखा है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सभी को है कि वो जी सकता है अपनी जिंदगी, ये नहीं कि भाई वो जेल में है तो उनको मार पीट के तुम जो मर्जी कर दोगे, ठीक है। दिस इज द foremost right stating that no citizen can be denied their life or personal liberty except by a procedure established by law। मतलब हर व्यक्ति को क्या है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है। इट इंक्लूड्स द राइट टू अ फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, मतलब सभी को बराबर मानना और सभी की लाइफ में इक्वालिटी होना, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। एंड अरेस्टेड पर्सन, देखो आ गया ना, अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट एंड हैज द राइट टू डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ देयर चॉइस।
तो अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो सबसे पहले उसे बताया जाएगा कि भाई तुम्हें अरेस्ट किया क्यों जा रहा है। ये थोड़ी कि अभी जैसे आप कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, है ना, कोई भी पुलिस वाला आए आपको उठा के ले जाए, है ना, तो आपके पास अधिकार है, आप भाई उससे पूछ सकते हो कि मैंने किया क्या है, आप क्यों अरेस्ट कर रहे हो मुझे। और अगर किसी बंदे को मान लो किसी जुर्म के लिए अरेस्ट किया भी गया है तो उसके पास ये भी अधिकार है कि वो एक अपना लॉयर हायर कर सकता है कि भाई ये लॉयर मुझे बचाएगा, मेरे लिए गवाही देगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मतलब मेरे लिए केस लड़ेगा, ठीक है। तो वो लॉयर चूज कर सकता है अपनी मर्जी से, ठीक है। द पुलिस मस्ट प्रेजेंट द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसको 24 आवर्स के अंदर ही अपनी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट में, मतलब नियरेस्ट हमारी जो समझ लो जुडिशरी है, उसके पास सामने ले जाना जरूरी होता है। मतलब ये है कि एक बंदे को अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए, ये उसका अधिकार है। ये थोड़ी कि एक पुलिस वाला आया, भाई तूने ये जुर्म किया तो इसको मार के आया, उसको जाके जेल में डाल दिया और उसको जेल में ही पड़ा है वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने, भाई ऐसा थोड़ी, उसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए क्या है, अधिकार है अरेस्टेड पर्सन के पास कि वो पहली बात तो ये जाने कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है, वो अपनी पसंद का लॉयर हायर कर सकता है। उसको 24 आवर्स के अंदर ही क्या करना चाहिए, मैजिस्ट्रेट के पास ले जाना जरूरी होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। मैं बताती हूँ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको समझ लो अच्छे से। A person can be arrested out of an apprehension that they might engage in unlawful activity। एक पर्सन को तब भी अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस के द्वारा जब उस पर शक हो कि वो भाई देश के लिए कुछ बुरा कर सकता है, वो कुछ अनलॉफुल काम कर सकता है। अगर पुलिस को ये डाउट है किसी पर्सन पर तो वो उसको अरेस्ट करके 24 आवर्स के अंदर क्या कर सकती है, मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकती है। इसी को हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। प्लीज इसकी डेफिनेशन याद कर लेना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, एक पर्सन जो अनलॉफुल काम करने वाला है, इसका अगर अंदाजा सरकार को होता है, पुलिस को होता है, तो वो क्या करती है, उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है और अपने नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट में उसको ला सकती है, ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट हमारा राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब हमारा नेक्स्ट राइट क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब हमारे साथ कोई भी किसी तरह का जुल्म नहीं कर सकता है। मैं बताती हूँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये है कि प्रोटेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी। मतलब हर बंदे की क्या होती है, एक भाई पहचान होती है, भाई वो ये नहीं कि उसके साथ कुछ भी बुरा किया जाए, जैसे ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, जैसे बच्चों को पहले बेचा जाता था, बच्चों को, वुमेन्स को पहले दास दासियां बेचे जाते थे ना, जैसे तो वैसे पहले के टाइम पे बेचा जाता था, लेकिन आज के टाइम पे ये इलीगल है क्योंकि भाई उनकी भी अपनी जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी, ये नहीं कि भाई वो पैदा हुए हैं तो दास बनने के लिए हुए हैं, कोई भी उन पे अधिकार जमा रहा है, ये वो, ये नहीं होता। ये क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके पास राइट है कि आप कहाँ जा सकते हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो कि भाई मेरे साथ ये चीज गलत हो रही है, ठीक है। फोर्स्ड लेबर, अगर किसी बच्चे के साथ जबरदस्ती करी जा रही है कि तुम भाई लेबर करो, काम करो, है ना, उसको पेमेंट वगैरह भी नहीं दी जा रही है, कुछ भी नहीं करा जा रहा, तो आप जा सकते हो क्योंकि आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपके साथ बुरा बिहेव हो रहा है, ठीक है। चाइल्ड लेबर, अगर किसी बच्चे के साथ काम कराया जा रहा है तो फिर वो जा सकता है राइट लेके कि भाई मेरा राइट है कि मैं पढ़ूंगा तो ये लोग मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, मुझसे काम करा रहे। ये एज ऑफ 14 तक होता है कि अगर 14 के एज से नीचे के बच्चे को काम कराया जा रहा है फैक्ट्रीज वगैरह में तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, उसके खिलाफ केस किया जा सकता है, ठीक है। द राइट टू एजुकेशन हैज मेड दिस राइट इवन मोर मीनिंगफुल। फिर सरकार ने क्या निकाला, एक राइट निकाला कि राइट टू एजुकेशन है कि 14 साल से नीचे वाले बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करनी है। तो ये राइट जब दिया गया तब ये जो एक्सप्लॉयटेशन है वो थोड़ा और मीनिंगफुल हो गया कि भाई राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की भाई उनसे छोटे बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे, काम नहीं कर सकते। मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में यही है कि आपके साथ कोई जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता। अगर आप उनको कोई काम करवा रहा है और पेमेंट नहीं दे रहा है तो आप जा सकते हो क्योंकि ये आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन है।
कोई भी अगर आपको बेच रहा है, खरीद रहा है, तो ये भी गलत चीज है, तो आप ये भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आ जाता है। बच्चे से काम कराना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आ जाता है। तो ये सब कुछ हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। सेक्युलरिज्म मतलब हमारा जो भारत है वो बहुत सारे धर्मों में जुड़ा हुआ है, लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, सरकार सभी को इक्वल ट्रीट करेगी, लेकिन आप जो है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मतलब आप कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस करो, कोई भी रिलीजन को मानो, कुछ भी फॉलो करो या कुछ भी ना फॉलो करो, किसी भी रिलीजन को ना मानो, ये आपकी मर्जी है, सरकार की नहीं है। सरकार ये नहीं कहेगी भाई यही धर्म मानो, आपकी मर्जी है। आप हिंदू मानो, मुस्लिम मानो, सिख मानो, ईसाई मानो, कुछ भी मानो या कुछ भी मत मानो, ये आपकी मर्जी है। मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर मतलब आप रिलीजियस ग्रुप्स बना सकते हो। मतलब जैसे होता है ना कि आपने रिलीजियस ग्रुप बनाए कि हम भाई प्रचार प्रसार करेंगे अपने धर्म का, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो आप ये सब कर सकते हो, आपको अधिकार है। स्टेट न्यूट्रली मतलब जो हमारी गवर्नमेंट होती है सभी रिलीजन को ट्रीट क्या करती है, इक्वल करती है, इक्वल ट्रीट करती है। मतलब हमारी जो सरकार है, सरकार की नजर में ये नहीं होना चाहिए कि हिंदू बड़ा है या मुस्लिम बड़ा है। सरकार की नजर में सारे रिलीजन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लिमिटेशंस क्या है, दिस फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, पॉसिबल कन्वर्जन आर नॉट अलाउड। मतलब अगर ये नहीं है कि आप अपना धर्म लेके किसी और के ऊपर थोपने चले जाओ कि भाई तू भी यही मान, तू भी यही मान, तू भी यही मान, अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार क्या कर सकती है, इस मैटर में एंटर कर सकती है और कह सकती है भाई तुम अपना मानो, किसी और को आप फोर्स नहीं कर सकते। तो इस चीज में क्या कर सकती है सरकार, एंटर बीच में कर सकती है। अगर लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाता है रिलीजियस मैटर में तो सरकार को एंटर करना पड़ जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारा पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।